नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल लेकर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज इसका पार्ट 7 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए फिजिक्स केमिस्ट्री के शिफ्ट वाइज सारे सवाल देखते हैं। तो आपको बता दें, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे सिर्फ आप इंग्लिश में पॉइंट टाइप कीजिएगा, POINT पॉइंट, उसके बाद ज़ीरो लगा दीजिएगा। यहाँ हम अपने वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराते हैं और PDF को भी डाल देते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को 1000 वाट भी लिख सकते हैं। अगर यदि वही रहता कि 1 किलोवाट घंटा, तो उसको हम लोग कितना लिखते हैं, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। जूल में आंसर आ जाता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। क्यों 1 से अधिक होता है, इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जैसे अपवर्तनांक होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल देखा जाए तो 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ देखिए कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यदि निर्वात में प्रकाश की चाल ही सबसे ज़्यादा है, तो अब उसमें किसी भी माध्यम की प्रकाश की चाल से भाग देंगे तो वह हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक ही आएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, इसीलिए अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पानी यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। आणविक द्रव्यमान यानी इसमें कितने अणु है। जैसे देखिए H2O पानी का सूत्र हुआ, H में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है, 2 गुना 1 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। तो एक ही ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा। तो यानी कि 16 और 2 18, 18 म्यू लिखा जाता है। अगर यदि इसी को ग्राम में पूछा जाता तो वो 18 ग्राम ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना करें। बिलियन की सांद्रता बराबर होता है मिलाया गया मात्रा बटे टोटल और गुना 100 कर दीजिए। जैसे इसमें मिलाया गया कितना है 33 और टोटल कितना हो गया 320 ग्राम पानी था, उसके बाद 33 ग्राम नमक मिलाया गया, टोटल जोड़ने के बाद 353 हो गया और गुना 100 कर दीजिए। इसको आप क्या कीजिएगा, 33 को 30 मान लीजिएगा और 353 को 350 मान के उसके बाद गुना करके लगभग में जो आंसर आएगा वही हो जाएगा 9.35%, ठीक। अगला सवाल है, दिया गया चिन्ह डॉट तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पारा का प्रतिनिधित्व करता है। ये पारा का चिन्ह इसी प्रकार होता है। पारा को मरकरी भी कहा जाता है, उसे Hg से सूचित किया जाता है। Hg का फुल फॉर्म हाइड्रागैरम होता है। इसका परमाणु संख्या पारा का 80 होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 kg है। वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले देखते हैं इसमें दिया क्या है। तो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है 100 kg और बल दिया हुआ है यानी फोर्स 200 न्यूटन। त्वरण निकालना है तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल आपका दिया हुआ है 200 न्यूटन, द्रव्यमान 100 और गुना त्वरण ये निकालना ही है। 100 से 2 बार में कट जाएगा तो त्वरण आपका निकल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगला है, विस्थापन की परिवर्तन दर को डॉट कहा जाता है। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। और चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूरी घूम घूम के कहीं से भी आ सकता है तो उसको दूरी टोटल को माना जाता है। जैसे यहाँ देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसमें अगर यदि ऐसे चल रहा है तो ये आपका यहाँ तक आया तो ये दूरी कहलाएगा। और ये अगर यदि न्यूनतम बीच के दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच के दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यहाँ विस्थापन इसका ये वाला लाइन होगा और दूरी ये वाला हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है
किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो 283 इसको जोड़िए, 2 8 10 3 13, 13 किसका परमाणु संख्या है? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का हम लोग इकाई में मापते हैं, तो देखिए ऊर्जा की खपत बराबर क्या हो जाएगा? वाट, यानी कितना वाट का इलेक्ट्रिक इस्त्री मीन्स क्या होता है? इस्त्री मीन्स होता है आयरन होता है, ठीक है, वो जो आयरन प्रेस करते हैं, ठीक है। वाट गुना संख्या, क्या गो इस्त्री किया जा रहा है या क्या गो बल्ब जलाया जा रहा है, क्या फ्रिज लगा हुआ है, ठीक है। गुना समय, समय आपका कुछ भी हो सकता है। समय देखिए, समय आपका हो सकता है वर्ष में, हो सकता है माह में, हो सकता है दिन में, हो सकता है घंटा, मिनट, सेकंड, ठीक है। उसके बाद 1000 से भाग दे दीजिएगा। 1000 से भाग क्यों देते हैं? तो उसको यूनिट में बदलने के लिए, ठीक। तो यहाँ देखिए कि 750 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब था, वो 8 घंटा प्रतिदिन चल रहा था, तो अब इसको 1000 से भाग दे दिए, तो अब निकल गया कितना? 6 यूनिट निकल गया। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी, ठीक। तो यहाँ देखिए कि 60 वोल्ट बराबर आपका दिया हुआ है 4 एम्पीयर, तो 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 4 एम्पीयर बटे 60 वोल्ट। और उसके बाद पूछ रहा है कि 7.5 यानी 127.5 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आप दोगुना कर लीजिए, तो दोगुना करने के बाद 255 और बटे 2, ठीक है। उसके बाद इसको आप हल कर लीजिए, हल करने के बाद आपका आ जाएगा 8.5 एम्पियर। 5 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो देखिए तार के प्रतिरोध और लंबाई में क्या संबंध होता है? तो देखिए तार का प्रतिरोध होता है कि लंबाई को अगर यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और तार का प्रतिरोध क्रॉस सेक्शन एरिया यानी उसके मोटाई के, यानी उसके क्षेत्रफल का क्या होता है? उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यदि मोटाई किसी तार का बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अब इन दोनों समीकरण को, यानी कि इन दोनों टर्म को एक समीकरण में लिखा जाए तो ये जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक रो का चिन्ह आ जाता है, ठीक। तो इसको लिखा जाता है कि R बराबर रो L बाय ए। तो रो क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। ये एक मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होता है, ठीक है। जैसे अगर यदि कॉपर का है तो उसमें कितनों भी कॉपर लेंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही होगा। उसी में अगर यदि कॉपर के साथ सोना मिला दिया जाए तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, ठीक है। यहाँ देखिए अब L क्या है? L लंबाई है, और A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। इसका कुछ टर्म देखिए, इसमें है कि एक ही प्रकार के तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता समान होती है। यदि तार की लंबाई को दुगुना किया जाता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया समान रहता है, ठीक है। अगर यदि मान लिया जाए कि तार की लंबाई को दुगुना कर रहे हैं, किस प्रकार इसको दुगुना कर रहे हैं कि इसके साथ एक और नया तार जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ एक और नया तार जोड़ के लंबाई दुगुना किया जा रहा है, बल्कि इसको खींच के दुगुना नहीं किया जा रहा है। तो अगर यदि लंबाई उसी तार को जोड़ के किया जाए, ठीक है, तो उसका यानी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा? समान रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, तो इस प्रकार हम लोग का क्या निष्कर्ष निकला? अगर यदि किसी तार में जोड़कर लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहेगा, लेकिन लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रतिरोध लंबाई के क्या था? समानुपाती था। जितना गुना प्रतिरोध बढ़ाएंगे, यानी कि जितना गुना तार की लंबाई बढ़ाएंगे उतना गुना प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यह देखिए सवाल में आपका बोला गया था कि 5 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगुना कर दिया जाता है। यहाँ खींच के नहीं बोला गया है, ठीक। दुगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो दुगुना किया गया है लंबाई, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अतः प्रतिरोध दुगुना यानी कि 10 ओम हो जाएगा, जो कि आपका सेट में ये 10 ओम नहीं मरवाया है। इसमें क्वेश्चन ये लिखा, लेकिन इसका काम कर लिया कि खींच कर दुगुना करने वाला, ठीक है। तो उसको आगे बता देते हैं कि कैसे खींच कर दुगुना किया जाए, तो उसमें आंसर कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो यह देखिए, यदि तार को खींच कर दुगुना किया जाए तब क्या कंडीशन होगा? तार को खींचने पर लंबाई बढ़ेगी लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी, चूंकि ये तार है, ठीक है। इसको अगर यदि आप खींचिएगा, खींचने के बाद इसका लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी पतला तो ये होगी ना,
तो पतला होगी तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, घटेगा। तो वही बोल रहा है कि ताड़ को खींचने पर लंबाई बढ़ेगी लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी, लेकिन दोनों स्थिति में आयतन क्या होगा, समान होगा। आयतन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया गुना ऊंचाई, ठीक है। चूंकि ताड़ क्या होता है, बेलन के आकार का होता है, तो आयतन दोनों का समान रहेगा। तो देखिए पहला अगर यदि कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन में ये एक ताड़ है, इसका लंबाई कुछ दिया हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक। आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, यानी कि इसको अगर यदि हम खड़ा कर दें इस ताड़ को तो ये बेलन की तरह दिखने लगेगा। तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक। आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो ए है, माने हैं। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई का काम करेगा, तो एल। तो इसका आयतन क्या हो गया, ए इंटू एल। अब नया वाला तार देखिए जिसको खींच के 2 गुना लंबाई का किया गया था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो घटेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं छोटी ए, ठीक। इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया गुना ऊंचाई, ठीक। तो ऊंचाई इसका 2L हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आयतन तो बराबर रहना चाहिए, ठीक। चूंकि एक ही पदार्थ का बना हुआ, आयतन बराबर आयतन होना चाहिए। तो आयतन पहले वाला का था बड़ी एल इंटू बड़ी ए, और उसके बाद छोटा वाला का आयतन छोटी ए इंटू 2L, चूंकि लंबाई को दुगुना किया गया था। तो अब देखिए एल से एल कट गया, तो 2A बराबर बड़ी ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बटे 2, ए बटे 2 हो गया। अब देखिए हम लोग को प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या होता है, आर बराबर रो एल बाय ए। तो रो तो ये तो समान ही रहेगा क्योंकि एक ही तार को खींचा गया है, ठीक। तो इसमें देखिए अब यहाँ पुट कीजिए आर बराबर, चूंकि हम लोग को निकालना है कि अब प्रतिरोध क्या होगा, तो 2L लंबाई के लिए यानी दुगुना लंबाई के लिए 2L अब बटे ए, ठीक। चूंकि छोटा वाला का यानी पतला वाला का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटी ए लेते हैं, ठीक। उसके बाद आर बराबर क्या हो जाएगा 2L, ए का मान हम लोग देखिए यहाँ से निकाल के रखे हैं, छोटी ए बराबर ए बाय 2। तो यहाँ अब इस ए के जगह पे ए बाय 2 पुट कर दीजिए। ए बाय 2 पुट करने के बाद ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया 4L बाय ए। तो हम लोग पहले देखे थे कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रोह एल बाय ए। देखिए ये हुआ पहले का टर्म। अब देखिए कितना हो रहा है 4L बाय ए, तो यानी कि 4 गुना बढ़ गया। तो वही कहा जाता है कि अगर यदि ताड़ को खींच कर दुगुना किया जाता है तब उसका प्रतिरोध क्या होता है 4 गुना बढ़ जाता है। अब मान लिया जाए कि अगर यदि आपको दिया हुआ रहता कि 5 ओम का प्रतिरोध है पहले, ठीक, उसकी लंबाई को खींचकर दुगुना किया गया है, तो अब नया प्रतिरोध कितना होता, तो 4 गुना बढ़ जाता, तो यानी 5 के 20 प्रतिरोध हो जाता, ठीक, 20 ओम। लेकिन यहाँ देखिए अब कह रहा है कि अगर यदि ताड़ को पिघलाकर आधा कर दिया जाए, ठीक, तो उसका प्रतिरोध 1/4 गुना हो जाता है। तो उसी अनुसार हम लोग देख लेते हैं पहले आयतन कितना, ए इंटू एल बड़ी वाले के लिए, उसके बाद छोटा वाला के लिए ए क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा ए, एल हो जाएगा आधा चूंकि पिघला के किया जा रहा है आधा। उसके बाद देखिए दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, दोनों का आयतन ए एल बराबर ए एल बटे 2। तो एल से एल कट गया, तो ए बराबर अब की बार कितना हो गया 2A। अब प्रतिरोध निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एल यानी कि आर बराबर एल बाय ए। तो आर बराबर एल बाय ए, तो एल क्या है इसका आधा कर दिया आप इसको पिघला के, तो एल तो आधा हो गया। और ए का मान यहाँ देखिए छोटी ए का मान कितना निकाल रहे हैं 2A, ठीक। तो अब आप इसको लिखिएगा तो कितना लिखिएगा आर बराबर एल बाय ए, ये 1/4 हो गया, 2 गुना 2 4। तो यानी कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो वही अगर यदि दिया हुआ रहता कि एक प्रतिरोध जिसका एक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, अगर यदि उसको पिघलाकर आधा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाता है, यानी कि 5 ओम प्रतिरोध हो जाता है। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है, इसको बिठा दीजिए इसमें। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 480, उसके बाद m दिया हुआ है 12 केजी और g 10 और ऊंचाई निकालना ही है। तो इसको हल कर दीजिए, तो यानी 12 चौके 48, यानी ऊंचाई कितना हो गया 4 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है, यह डॉट से संबंधित है। तो 2 और 8 10 6 16, 16 क्या है सल्फर है, यानी कि ये कितना समूह से है 16वां समूह, ठीक है।
और आवर्त पूछा जाए तो आवर्त तीसरा हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है दिया गया चिन्ह एक विद्युतीय घटक का प्रतिनिधित्व करता है। ये चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये धारा नियंत्रक का। ये धारा प्रवाहित हो रहा है और उसमें बाद इसमें एक नियंत्रक लग गया है तो धारा नियंत्रक का हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए समय में जमीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। h बराबर 119t माइनस 7t स्क्वायर है। तो जमीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 थी, तो प्रक्षेपण के कितने समय बाद रॉकेट जमीन से टकराएगा, ये आपको दे दिया है और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए टी इसमें क्या है कि प्रक्षेपित होने के बाद ऊपर जाने में लगा समय, जैसे कि यहाँ से रॉकेट को छोड़ा गया, ऊपर जाने में कितना समय लगा है, तो वही आपको क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कि अब इसी सूत्र का प्रयोग करके आपको वही निकालना है कि वह जमीन से फिर पुनः लौट के कब टकराएगी। तो इसके लिए देखिए कि h बराबर सूत्र में ही दिया हुआ था 119t माइनस 7t स्क्वायर। h बराबर बोल रहा है कि ऊंचाई अगर यदि 0 थी तो h तो 0 हो गया। उसके बाद अब इसको हम लिख सकते हैं 119t माइनस 7t स्क्वायर को, 7t स्क्वायर को ये साइड लेते आइए, तो यानी कि 7t स्क्वायर बराबर 119t। टी स्क्वायर से टी कट गया तो 7 से 17 बार में कट गया, तो यानी टी बराबर कितना आ गया, 17 सेकंड। यानी 17 सेकंड के बाद वह जमीन से टकरा जाएगी। उसके बाद जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति क्या होती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगी, जैसे मान लिया जाए कि यह विरल माध्यम हवा थी, यह सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और उसका गति क्या होगा, घट जाएगा। ठीक। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 36 लाख जूल होता है। इसी को लिखा जाता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। जी का एस आई इकाई त्वरण की एस इकाई के बराबर होता है, जो कि क्या है? ठीक। तो त्वरण का एस इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही जी का भी छोटी जी का एस इकाई हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ देखिए कि त्वरण कैसे निकाला जाता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद एक टी से और भाग दीजिएगा, तो एक टी से भाग दिए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की सांद्रता बराबर मिलाया गया पदार्थ बटे टोटल गुना 100। इसमें आप इसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यानी कि मिलाया गया पदार्थ 31 था, टोटल हो गया 320 प्लस 31 गुना 100, यानी कि इसको हल करने के बाद आपको 8.83% आ जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जिनका प्रतीक में केवल एक अक्षर आता है? तो एक अक्षर होने वाला 14 तत्व है, जो कि कौन कौन सा है? हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, वेनेडियम, यट्रियम, आयोडीन और टंगस्टन और यूरेनियम है। ये 14 तत्व है जिसके कि प्रतीक चिन्ह में एक ही अक्षर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया प्रतीक डॉट तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतीक हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद है कि एक कुली जमीन से 11 kg का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कुली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया गया? जी का मान आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड। तो वर्क बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक। तो बल गुना विस्थापन, यहाँ देखिए कि 11 kg का द्रव्यमान का वस्तु है, विस्थापन हो रहा है 1.5 मीटर और उसके बाद जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल क्या होता है, बल होता है m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण को यहाँ जी से रिप्लेस किया गया। ठीक। तो यहाँ देखिए कि अब f कितना आपका आ गया 11 गुना 10 और उसके बाद ऊंचाई, इसको 1.5 को 3/2 लिख लीजिए, 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, 11 गुना 15, 11 15 65 से। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा? तो देखिए एक यूनिट यानी एक इकाई बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो 100 यूनिट बराबर हमको निकालना है। तो एक बराबर इतना है तो 100 बराबर 100 से गुना कर दीजिए। तो 100 से गुना करने के बाद देखिए 10⁻6 यहाँ पहले था और उसके बाद 2 शून्य और जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा
3.6 × 10⁻8 जूल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 200 kg है, पृथ्वी पर उसका वजन क्या होगा, यानी भार पूछा जा रहा है। तो वजन यानी भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी पृथ्वी उसको किस बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यानी कि द्रव्यमान उसका 20 था और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। तो इसका कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन भार हो जाएगा। उसके बाद मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। मंदता यानी कि रिटार्डेशन, जिसको मंदन कहा जाता है, तो उसका ऐसा इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस प्रकार त्वरण का ऐसा इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो एक प्रकार का त्वरण ही है तो मंदता। ठीक है। अगला, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कार्य बराबर होता क्या है। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन और उसका यानी कि किस एंगल से विस्थापित हो रहा है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कि वर्क बराबर Fs cos थीटा। ठीक, तो यहाँ देखिए F क्या है, बल, S है विस्थापन और cos थीटा क्या है, विस्थापन और बल के बीच का कोण। जैसे कि ये एक वस्तु है, इसमें अगर यदि आप बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर, अब विस्थापन हो रहा है पूर्व की ओर, तो इसमें देखिए कि एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर यदि Fs cos थीटा पर 90 डिग्री 0 पुट करते हैं तो पूरे समीकरण को क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा। इसीलिए देखिए किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर कर रहा है कि अगर यदि विस्थापन जितना ज़्यादा होगा तो उतना मान ज़्यादा होगा, और उसके बाद बल और विस्थापन के बीच के कोण पर यानी थीटा पर भी मान निर्भर कर रहा है। उसके बाद आरोपित बल पर, बल यानी F जितना अधिक होगा उतना वस्तु विस्थापित होगा, यानी उतना कार्य होगा। लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर विस्थापित यानी कि निर्भर नहीं करता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में ज़मीन पर आ पहुंचती है। अगर g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ज़मीन से टकराते समय इसकी गति क्या थी। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकंड और प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड और g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें आपको पूछ रहा है कि इसकी टकराते समय वेग क्या था, यानी अंतिम वेग क्या था। तो देखिए, तो यानी कि गति के हम लोग पहला समीकरण से लगाते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ देखिए v निकालना है हम लोग को, u प्रारंभिक वेग जो कि एकदम चला होगा तो वो 0 से चला होगा। ठीक है, अब प्लस ए का मान g से यहाँ रिप्लेस किया गया है 10 और t का मान दिया हुआ है 0.5 सेकंड। इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं, इसको कटा दीजिए 5 से, तो यानी कि 5 बार में कट गया। तो इसका v का मान कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। आप पूछिएगा कि माइनस में क्यों नहीं आया, माइनस में इसलिए नहीं आया कि वह गुरुत्वाकर्षण की ओर ही आ रहा है। जैसे एक सड़क था वो गिर के और जमीन के नीचे की ओर आ रहा है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में से किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में X के जगह पर इस जगह क्या आएगा, देखिए CaCO3 उसको हीट किया जा रहा है और उससे उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, CaO प्लस X प्राप्त हो रहा है। तो यानी हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी जिसे चौक या मार्बल कहा जाता है, उसको हीट करने के बाद आपको क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है उसके बाद यानी कि CO2 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ CO2 आएगा। जिस प्रकार यहाँ देखिए CaO यानी क्विक लाइम में जल मिलाया जाता है तो वह CaOH2 बन जाता है। उसके बाद उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिलता है तो वह एक जैसे कि दीवार को पेंट किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चूना लेते हैं यानी बिना बुझा हुआ चूना CaO, उसको हम पानी में डालते हैं, पानी में डाल दिए। उसके बाद फिर ये बनकर तैयार हो गया CaOH2। उसके बाद उसमें वातावरण से जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो वह सफ़ेद चमक देता है, दीवार चमकने लगता है, तो वो क्या बन जाता है, CaCO3। और उसके बाद फिर वह दीवार से जब पानी उसका सूख जाता है यानी H2O हट जाता है तो क्या बन गया, CaCO3। तो वही चीज़ तो यहाँ आगे उलट के समीकरण को लिख दिया है। उसके बाद अगला देखिए कि एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह क्या है, तो देखिए
10 8 18 2 20। 20 क्या है? 20 कैल्शियम है, यानी कि चौथा आवर्त में है और दूसरा वर्ग में है। तो पूछा गया किस आवर्त में है, तो चौथा आवर्त में है। उसके बाद डॉट जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए। तो देखिए रिएक्टिव सीरीज में क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम होता है, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जस्ता, लोहा, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, यानी सबसे कम रिएक्टिव प्लेटिनम हो गया। तो यहाँ देखिए कि HCl यानी H को हमको विस्थापित करना है, ठीक है। HCl में से H को कौन विस्थापित करेगा, यानी हाइड्रोजन को। देखिए मैग्नीशियम लेते हैं, तो मैग्नीशियम को खोजिए, यहाँ देखिए यहाँ है, तो यह तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक, ये तो सही हो गया। उसके बाद देखिए अगला है एल्युमिनियम को खोजिए, यहाँ है, तो हाइड्रोजन से तो अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये भी विस्थापित कर देगा। उसके बाद जिंक लीजिए, जस्ता भी यहाँ है, ये भी इसको विस्थापित कर देगा। और कॉपर को आप देखिए, कॉपर देखिए हाइड्रोजन के नीचे है, यानी कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक। उसके बाद अगला देखिए डॉट की SI इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होता है, ठीक है। अगला है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन हो रहा है, किया गया कार्य क्या है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है? 5 मीटर, ठीक। तो इसको गुना कर लीजिए, 50 जूल आ जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। जी का मान दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क बराबर क्या होता है? mgh। mg क्या हो गया? एक प्रकार से फोर्स हो गया, जिस प्रकार m इंटू ए बराबर F लिखते हैं, तो ए को यहाँ क्या किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण के समय जी से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो वही हो गया mgh। तो यहाँ m आपका दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 12 kg, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h का मान 1.5, यानी इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। इसको कटा दीजिए, 6 दूना 12, तो 6 तिया 18, 180 जूल हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर एक क्वेश्चन था कि डॉट की SI इकाई ओम होती है, तो प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डॉट निकल से पहले दिखाई देते हैं। तो निकेल से पहले कौन था? कोबाल्ट था, जो कि अभी भी है, लेकिन उस समय क्या था कि निकेल की जो परमाणु द्रव्यमान था उसका था कि 58.693, लेकिन कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान था 58.933, तो जो कि निकेल से ज़्यादा था, इसलिए पहले रखा गया था। उस समय मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी को दिया था वह तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था, तो इसमें जब देखा गया कि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है निकेल से, तो लेकिन इसको पहले आगे क्यों रखा गया, इसी कारण ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। पूछने का यही इसका उद्देश्य है, नहीं तो अभी भी तो आवर्त सारणी में कोबाल्ट जो है निकेल के पहले ही है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि किस अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। आवर्त 5 में अक्रिय गैस ये सातों होता है: हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अनोनेक्टियम। तो यानी कि 5वां में कौन रखा गया है? जेनॉन रखा गया है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डॉट का SI इकाई है, तो ये दाब का है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का हो जाता है न्यूटन बटे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो वही तो बोला जा रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका SI मात्रक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि एक कार एक वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ठीक यहाँ देखिए कि समय दिया हुआ है 5 सेकंड, प्रारंभिक वेग दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिए अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटाइए, उसके बाद फिर 5 से भाग दे दीजिए यानी समय से, और उसके बाद ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिए। तो उसके बाद 36 में 18 जाएगा तो 18 बच जाएगा, 18 से 18 एक बार में कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 12 kg की एक वस्तु को भूमि से
एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो यानी कि देखिए पोटेंशियल एनर्जी ही आपको दिया हुआ है आपकी कितना 600, उसके बाद m 12 kg, g 10, h निकालना है तो एक शून्य इससे कटा दीजिए, 12 पंचे 60 कट जाएगा, h का मान कितना आ गया 5 मीटर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। देखिए मायोपिया याद रखने के लिए, मेरे पिया पिया कहाँ रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं। ठीक है, तो वही हो गया मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपर माइट्रोपिया यानी हाइपर यानी दूर चले जाइए, हाइपर माइट्रोपिया। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद देखिए कि निकट दृष्टि को निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग यही जानते हैं कि मतलब उलट के उसको याद करना होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए निकट दृष्टि दोष में होता है कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अगर यदि मान लिया जाए कि ये आँख लेते हैं, आँख में ये लेंस हुआ, लेंस और ये अंदर वाला भाग रेटिना हुआ। जब यहाँ वस्तु एक रखते हैं तो आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का प्रवृत्ति क्या होता है, वह कन्वर्जिंग होता है, यानी कि रे को यानी मोड़ देता है, सिकुड़ता है। ठीक है, तो वस्तु को रखे, जब आँख में उसका प्रकाश गया तो वह वस्तु रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर यदि मान लिया जाए कि ये जैसे ही प्रकाश यहाँ से गई लेंस में गया, उत्तल लेंस में अपने आँख में, उसके बाद यह वस्तु को मोड़ के पहले ही अगर यदि रेटिना का प्रतिबिंब बना देता है तो उसी को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। यानी कि दूर का अगर यदि कोई वस्तु रहेगा तो वही ना पहले रेटिना के प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई नहीं देता है। तो क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रेटिना के पहले उसका प्रतिबिंब बन गया, इसीलिए उसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा है। तो उसका देखिए निवारण के लिए क्या किया जाता है, उसके निवारण के लिए अवतल लेंस को आगे लगा दिया जाता है, यानी कि चश्मा जो दिया जाता है आपको अवतल लेंस का दिया जाता है। अवतल लेंस का प्रवृत्ति क्या है, अवतल लेंस डाइवर्जिंग होता है, यानी कि वह प्रकाश को फैलाता है। जैसे देखिए वस्तु रखे, अब सबसे पहले आपका चश्मा में अथी प्रकाश घुसेगा तो वह अवतल लेंस में जैसे गया तो वह डाइवर्ज उसको करेगा। डाइवर्ज करने के बाद अब फिर आँख के लेंस में उत्तल लेंस है तो वह क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा। तो अगर यदि ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही डाइवर्ज कर दिया जाए यानी फैला दिया जाए तो वह कन्वर्जिंग करते करते आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको सही सही दिखने लगेगा। तो वही कहा जाता है कि अवतल लेंस डाइवर्ज होता है, वह प्रकाश को फैलाता है। अब देखिए कि दूर दृष्टि दोष कैसे हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में होता है कि प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के बाद बनता है, यानी कि आपके आँख के ज़्यादा करीब में कोई वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा रेटिना को पार कर जाएगा, रेटिना को पार करके बनेगा। जैसा कि यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना के पार होके बन गया, तो इसको इसी नाम के कारण यानी कि रेटिना से दूर के कारण इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो इसका उपाय क्या है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस को लगा दिया जाता है। यानी उत्तल लेंस का प्रवृत्ति क्या है, वह कन्वर्जिंग होता है। उत्तल लेंस उस पहले की वस्तु रखा हुआ है उसके प्रकाश को पहले कन्वर्ज करेगा एक बार यहाँ यानी चश्मा के रूप में, उसके बाद कन्वर्ज करके फिर आपके आँख के लेंस पे जाएगा। आँख के लेंस पे जाने के बाद वहाँ भी कन्वर्ज होगा, तो वह कन्वर्ज होते होते आपका प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, रेटिना पर बना देता है। तो इसी कारण आपको फिर दिखाई देने लगता है। ठीक, इस प्रकार आप समझ गए कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को उल्टा याद नहीं रखना है, बल्कि वह रेटिना के आधार पर उसका नाम रखा गया है। ठीक, आगे देखिए कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होती है, तो मौजूद कणों की संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23 होती है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट और डॉट आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु है। उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। यानी कि पहला है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो चौथा आवर्त में और पांचवा आवर्त में 2 उपधातु रखा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चौथा और यहाँ हो जाएगा पांचवा। तो चौथा में कौन होता है, जर्मेनियम और आर्सेनिक होता है। पांचवा में एंटीमनी और टेल्यूरियम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिक्षिप्त वेग क्या होगा। तो देखिए पिस्तौल का वेग अब हम लोग को निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है आपका पिस्तौल का वेग, ठीक है, और गुना पिस्तौल का द्रव्यमान, दोनों को एक साइड रखिए, और गोली का वेग और गोली का द्रव्यमान एक साइड रखिए, ठीक है। तो पिस्तौल का वेग और गोली का वेग दोनों को मीटर पर सेकंड में रखिएगा। उसके बाद फिर अब देखिए पिस्तौल का द्रव्यमान और गोली का द्रव्यमान, अगर यदि आपको किलोग्राम में रखना है तो दोनों को किलोग्राम में बनाइए, अगर यदि ग्राम में रखना है तो दोनों को ग्राम में बनाइए। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि गोली का द्रव्यमान तो ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन पिस्तौल का द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं, ग्राम में बना लेते हैं। जैसे कि देखिए 2.5 kg है, इसको ग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुना कीजिएगा। 1000 से गुना करने के बाद पॉइंट जो है एक शून्य खत्म कर देगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम। उसके बाद पिस्तौल का वेग हम लोग को निकालना है। उसके बाद गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान दिया हुआ है 20 ग्राम। अब इसको हल कीजिए। हल करने के लिए एक शून्य इससे कटा दीजिए, एक शून्य यहाँ से कटा दीजिए। उसके बाद 25 और 5 दिया 15, ठीक है। उसके बाद आपका क्या निकल गया, 5 भी बराबर 3 दूना 6, तो यानी भी बराबर कितना हो जाएगा, -6/5। चूँकि वो पिस्तौल क्या होगा, पीछे की ओर झटका लगेगा, तो इसीलिए उसका मान माइनस में होगा। तो वही होगा, क्योंकि पिस्तौल झटका पीछे की ओर है, पीछे की ओर मारेगा, बल की दिशा के विपरीत कार्य हो रहा है, ठीक है। बल लगा रहे हैं आगे, पिस्तौल झटका मार रहा है पीछे, तो बल के विपरीत दिशा में कार्य हो गया। अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो अभिक्रिया कितना प्रकार के होता है, 4 प्रकार के। एक होता है कौन, संयोजन, एक होता है अवघटन या विखंडन, और दूसरा होता है विस्थापन, और यानी तीसरा विस्थापन, चौथा हो गया दोहरा विस्थापन, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। संयोजन में हम लोग क्या जानते हैं कि 2 तत्व मिलकर एक नया तत्व बनाएगा। उसके बाद अवघटन में क्या होता है कि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाएगा। विस्थापन क्या होता है कि यानी कि रिएक्टिव सीरीज के अनुसार एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी वहाँ से उसको हटा देता है। दोहरा विस्थापन में क्या होता है, तो यानी कि दोहरा विस्थापन में होता है कि विस्थापन की तरह ही होता है, लेकिन हटाए गए तत्व को भी कहीं ना कहीं जगह दिया जाता है, किसी के साथ अभिक्रिया करवा दिया जाता है, उसी को दोहरा विस्थापन कहते हैं। हमने इसको पहले भी कई बार डिटेल से देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजी अभिक्रिया के विपरीत होता है। तो संयोजी अभिक्रिया यानी जुड़ने वाला का उल्टा हो जाएगा टूटने वाला, यानी अवघटन या विखंडन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो 2 8 7, 8 2 10 7 17, 17 किसका है, क्लोरीन का है। तो अब इसका देखिए संयोजकता क्या होता है। संयोजकता होता है कि सबसे पहले जान लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए 2 8 7, तो यानी 8 और 2 वाला तो यह कक्षा पूर्ण कर लिया है। 7 बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा वाला होता है, तो कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, इसीलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होगा। लेकिन संयोजकता क्या होता है, संयोजकता होता है कि अगर यदि 4 या 4 से कम रहने पर, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम रहने पर, तो संयोजकता भी वही हो जाता है। लेकिन 4 या उससे यानी 4 से अधिक, 4 नहीं 4 से अधिक रहने पर संयोजकता क्या होगा, यानी कि 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 7 है क्लोरीन में, और संयोजकता इसका क्या होगा, 4 से ज़्यादा है, तो 8 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बचा, 1, तो इसका संयोजकता 1 हो गया। ठीक, अगला कह रहा है एक मजदूर भूमि से 14 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है, mgh, तो यानी कि बल गुना विस्थापन, ये बल हो गया और विस्थापन हो गया h। तो m दिया हुआ है 14 kg, h दिया हुआ है 1.5 मीटर, उसके बाद फिर g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क बराबर 14 इसका m, और उसके बाद g 10 और ऊंचाई 1.5 मीटर। तो इसको देखिए 10 हटा दीजिए तो
15/10 लिखा जाएगा, 10 से 10 कटा दीजिए, अब 15 गुना 14 कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 210 जूल आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि .H2SO4 के आणविक द्रव्यमान है, H2SO4 के आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक, क्या को हाइड्रोजन है, 2 है, 2 से गुना, प्लस उसके बाद सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 32, तो सल्फर क्या गो है, 2 एगो है। ठीक, तो 32 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16, तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 16 चौकी 64। अब 64, 32 और 2 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 98। इसको म्यू से सूचित किया जाता है। अगर यदि इसको ग्राम में लिखने के लिए बोला जाता है तो 98 ग्राम ही होता, दोनों एक ही होता है। लेकिन अगर यदि आपको पूछा जाए तो आपको आंसर म्यू में ही देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हाफ एम का मान दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 2 kg, उसके बाद भी 30 मीटर पर सेकंड, 2 बार लिख दीजिए वी स्क्वायर। तो यानी आप इसको 2 से 2 कटा दीजिए, 30 दिया, यानी 30 गुना 30, 900 आपका जूल आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। अगर यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल, धन्यवाद।